बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 जो है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक किया वो था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है वो क्या है और क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी क्या एप्लीकेशन है, इसको जो है वो हमने देखना है। तो टुडे आवर डिस्कसिंग टॉपिक इज क्रोमेटोग्राफी। Chromatography, the word chromato, that is derived from a Greek word chromatos, which mean color, and graphy mean writing। तो इसका मतलब हुआ कलर राइटिंग, कलर डिवेल्प करना। 1903 के अंदर जो है ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए जो है वो हम इसको यूज करते हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी जो है ये भी किस प्रिंसिपल के तहत काम करती है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल ही है, जो कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, या इसको हम पार्टीशन लॉ भी बोलते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर एक्चुअली हमें दो किस्म की फेज नजर आएंगी। एक फेज को हम नाम देंगे स्टेशनरी फेज, जबकि दूसरी फेज उसको हम नाम देंगे मोबाइल फेज। जबकि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे, एक हमारे पास एक्वस लेयर होती है जबकि दूसरी ऑर्गेनिक लेयर है। इसमें हम फेजेस को डिस्कस करेंगे। तो फेज मीन स्टेट ही है, तो इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बिलफर्ज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कोई भी चीज जो है वो मेरे सहारे ऊपर की तरफ मूव कर रही है, आई एम द स्टेशनरी, और जो मूव कर रहा है दैट इज द मूवेबल और मोबाइल फेज, और जो मूव नहीं कर रही दैट इज इमूवेबल फेज, या इसको हम नाम देंगे स्टेशनरी फेज। तो क्रोमेटोग्राफी इसको हम डिफाइन करेंगे। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली इट इज द सेपरेशन टेक्निक इन विच कंपोनेंट्स ऑफ द sample or the mixture are separated on the base of relative affinities between stationary phase and mobile phase। मिसाल के तौर पर कोई एक कंपोनेंट अगर वो स्टेशनरी फेज के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है, उसकी ज्यादा अट्रैक्शन है, तो फिर मोबाइल फेज की तरफ उसकी अट्रैक्शन जो है वो कम होगी, वो कम ट्रेवल करेगा। और अगर कोई ऐसा कंपोनेंट जिसकी मोबाइल फेज की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है, स्टेशनरी की तरफ कम है, डेफिनेटली फिर वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, उसकी ट्रेवलिंग जो है वो ज्यादा होगी। इसको भी हम देखेंगे। तो क्रोमेटोग्राफी उसको हम डिफाइन करेंगे, इट इज द सेपरेशन टेक्निक। Chromatography, it is the separation technique in which components of mixture या sample are separated on the base of relative affinities between stationary and mobile phase। Separation technique, components are separated on the base of affinities between stationary phase and mobile phase। अब हम देखते हैं इसमें स्टेशनरी फेज जो है ये क्या है और मोबाइल फेज जो है ये क्या है। तो स्टेशनरी फेज इमूवेबल फेज, phase along which mobile phase travel, मोबाइल फेज जिस फेज के जरिए ट्रैवल करती है उसको हम स्टेशनरी फेज का नाम देंगे।
phase along which mobile phase travel, that is called stationary phase. Mobile phase, movable phase, phase which travels, phase which travel along stationary phase, that is known as mobile phase. Now stationary phase, it may be solid and liquid, जबकि मोबाइल फेज जो है जस्ट सॉलिड तो ट्रैवल नहीं करेंगे, तो इट मे बी लिक्विड एंड गैस। तो ये क्रोमैटोग्राफी जिस प्रिंसिपल के तहत काम करती है, वो जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल या पार्टीशन लॉ। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है उसमें एक वैल्यू जो है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट KD, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट या सॉल्यूट इन मोबाइल फेज ओवर concentration of component in stationary phase. Suppose that अगर किसी कंपोनेंट की KD की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वो मोबाइल फेज में ज्यादा उसकी अट्रैक्शन होगी, स्टेशनरी फेज में कम होगी, वो ज्यादा ट्रैवल करेगा। KD की वैल्यू अगर कम है तो फिर मोबाइल फेज में उसकी अट्रैक्शन कम है, स्टेशनरी फेज में उसकी अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगी। टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमैटोग्राफी। Chromatography is classified on the base of stationary phase, that type of chromatography in which stationary phase is solid, that is called adsorption chromatography. And that type of chromatography in which stationary phase is liquid, that is called partition chromatography. तो पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो हमारे सिलेबस में मौजूद है, दैट इज पेपर क्रोमैटोग्राफी। इसको हम ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी लाइक कॉलम क्रोमैटोग्राफी, कॉलम क्रोमैटोग्राफी, इसमें हम एक कॉलम जो है उसको हम यूज करते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो मौजूद नहीं। इसके अलावा कई टाइप्स इसकी हो सकती हैं, जो है वो गैस क्रोमैटोग्राफी है, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो क्रोमैटोग्राफी जो है वो एक वसी टर्म है जिस पर जो है वो बुक्स वगैरह जो है वो भी लिखी गई है। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, इसको छोटा सा जो है यहाँ पर हम तो वेरी इसको शॉर्टकट जो है और मोटी मोटी चीजें जो है मेन इसके जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वन जो है वो हम देखेंगे पेपर क्रोमैटोग्राफी, दैट इज द पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। तो याद रखना इसमें पेपर क्रोमैटोग्राफी, इसमें पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की टाइप है और जो इसके अंदर स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड होगी। क्रोमैटोग्राफी जो है इसकी एक टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पेपर क्रोमैटोग्राफी। पेपर क्रोमैटोग्राफी, इसमें हम एक पेपर यूज करते हैं, फिल्टर पेपर, जिसको वॉटमैन फिल्टर पेपर भी बोलते हैं। Actually, it is the type of partition chromatography. It is a type of partition chromatography in which stationary phase
स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। इसमें हम पेपर को यूज करते हैं और पेपर के अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्ब होता है, और जो पेपर के अंदर मॉइस्चर मौजूद होगा इट विल वर्क लाइक अ स्टेशनरी फेज। तो इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड नहीं, वो लिक्विड है, क्योंकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर स्टेशनरी फेज लिक्विड है। और वो लिक्विड कहां से आएगा? पेपर में जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब होगा इट विल एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये 3 किस्म की होगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी 3 टाइप्स है इसकी। नंबर 1 एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्पॉट अपवर्ड मूव करेंगे। डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्पॉट डाउनवर्ड मूव करेंगे। एंड थर्ड वन इज सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्पॉट्स जो है अलोंग द रेडियस जो है अलोंग सर्कुलर फॉर्म जो है ये मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमने डिस्कस करना है एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए जो है वो ऑपरेटर्स जैसे जैसे हम बनाएंगे और साथ में उसकी जो वर्किंग है उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटर्स, सबसे पहले जो है वो हम इसमें लेते हैं जो कि एक बॉक्स ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना होगा, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक या फिर ग्लास का, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफिक टैंक। क्रोमेटोग्राफिक टैंक। इस टैंक के अंदर जो है वो हम पुट करते हैं किसी भी 2 और मोर देन 2 सॉल्वेंट, उनका मिक्सचर, और इसको जो है वो हम नाम देते हैं कि सॉल्वेंट भी बोला जाता है, वो एक भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है। इसके लिए हम एक स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज इलुएंट। नाउ फिल्टर पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर 20 से 30 सेंटीमीटर जो है वो हमने कट करना है, और कट करने के बाद उसकी एक स्ट्रिप लेकर जो है नीचे से 2.5 सेंटीमीटर स्पेस को लेफ्ट करना है, और यहां पर हम थिन पेंसिल लाइन, लेड पेंसिल से एक लाइन लगा देंगे, और ये जो लाइन है इसको हम नाम देते हैं बेस लाइन। लेड पेंसिल से एक लाइन लगाएंगे और इसको हम नाम देंगे बेस लाइन। नीचे जो है इसका 5 to 6 मिलीमीटर पार्ट तकरीबन इसके अंदर डीप होना चाहिए। सपोज दैट हमें दिया गया है मिक्सचर ऑफ इंक, मिक्सचर मौजूद है हमारे पास इंक्स का, उसमें ब्लू है, रेड है और ब्लैक इंक जो है वो मौजूद है। तो उसमें से जस्ट हम यू करेंगे, इसका एक स्पॉट जो है वो बेस लाइन के ऊपर ड्रा कर देंगे, बेस लाइन के ऊपर लगा देंगे। इसको ड्राई करने के बाद जो है वो हमने सॉल्वेंट के अंदर इसको डिप कर देना है। जब हम इसको सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिप करेंगे तो नीचे 5 to 6 मिलीमीटर पार्ट, इसका एमसीक्यू वगैरह में चीजें पूछी जाती हैं, तो 5 to 6 मिलीमीटर पार्ट इसका डिप होना चाहिए। और इसको हमने डिप करने के बाद देन इसको क्लोज कर देंगे और इसको हम रख देंगे। अब होगा क्या, एक्चुअली इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो सॉल्वेंट है ये इसमें मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब 3/4 पार्ट इसका जो है ये कवर कर जाए, इसमें से ऊपर की तरफ मूव कर जाए, तो ये इसमें मौजूद है हमारे पास वॉटमैन फिल्टर पेपर, और सॉल्वेंट जो है वो नीचे से मूव करता हुआ वॉटमैन फिल्टर पेपर हाफ से अबव जब ये चला जाएगा, पहुंच जाएगा, ये वेट होता चला जाएगा और साथ में ये स्पॉट को भी लेकर जाएगा। अब स्पॉट जो है वो स्प्रेड होता चला जाएगा, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से।
अगर इसमें एक कलर की इंक मौजूद है तो ये एक ही स्पॉट बना देगा, दो कलर के इंक है तो ये दो स्पॉट बना देगा, जितने कंपोनेंट है वो उतने ही स्पॉट बना देगा। अब सपोज दैट इसमें ब्लैक कलर का जो कंपोनेंट है उसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज की तरफ कम है, स्टेशनरी फेज की तरफ जो है वो ज्यादा है, तो वो कम ट्रेवल करेगा। रेड उससे ज्यादा ट्रेवल करेगा, हो सकता है कि उसकी जो अट्रैक्शन है वो मोबाइल फेज में इसकी निस्बत ज्यादा हो, और जो सबसे ज्यादा ट्रेवल करेगा मोबाइल फेज की तरफ उसकी अफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, और स्टेशनरी फेज की तरफ उसकी जो अफिनिटी है वो सबसे कम होगी। तो जितने कंपोनेंट उसके अंदर मौजूद होंगे उतने ही स्पॉट्स जो है वो हमारे पास बनते चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये 3/4 पार्ट इसका कवर हो जाए, सॉल्वेंट जब इसमें मूव कर जाए, स्पॉट लैदा हो जाए, देन केयरफुली जो है वो हम इसको निकाल लेंगे। किसको इसमें से निकाल लेना है हमने, वाटमैन फिल्टर पेपर को, और वाटमैन फिल्टर पेपर को निकालने के बाद हमने क्या करना है, इसको ड्राई कर लेना है। वाटमैन फिल्टर पेपर को हमने ड्राई कर लिया। सपोज दैट यहां तक सॉल्वेंट मूव कर चुका था, और ये जो है वो इसकी बेस लाइन थी जिसको हमने नीचे 2.5 सेंटीमीटर जगह छोड़कर लगाया था, और ये इसके ऊपर मौजूद था वो स्पॉट जो हमने पुट किया, और ये इस स्पॉट में 3 कलर की इंक थी, तो इसमें ये 3 स्पॉट जो है वो ऊपर की तरफ बन चुके हैं। ये सैंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। ये ड्राइड कलर्ड फिल्टर पेपर, ड्राइड कलर्ड फिल्टर पेपर दैट इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम, ये ड्राइड कलर्ड फिल्टर पेपर जो है इसको हम क्रोमेटोग्राम का नाम देंगे। ड्राइड कलर्ड फिल्टर पेपर दैट इज नॉन एज क्रोमेटोग्राम। अगर तो इसके ऊपर कलर आ जाए इट्स फाइन, अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लोकेटिंग एजेंट का स्प्रे करते हैं। इसका स्प्रे करेंगे लोकेटिंग एजेंट। ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जब हम इसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो उनके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और कलर जो है वो डेवलप हो जाता है। अगर कलर डेवलप ना हो तो फिर उसके ऊपर लोकेटिंग एजेंट का जो है वो स्प्रे किया जाता है कलर को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर अमाइनो एसिड मौजूद है तो फिर निनहिड्रीन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम यूज करते हैं, और इसको हम निनहिड्रीन टेस्ट भी बोलते हैं अमाइनो एसिड को विजुअलाइज करने के लिए। एंड पर हमने क्या करना होता है, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है, और इनकी ये जो वैल्यूज जिनको हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं RF वैल्यू, दैट इज नॉन एज रिटार्डेशन फैक्टर। RF वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर, रिटार्डेशन फैक्टर और रिटेंशन फैक्टर। तो हर कंपोनेंट का अपना रिटार्डेशन फैक्टर होगा। तो RF वैल्यू जो है ये किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू, लेड पेंसिल से हम यहां से लेकर यहां तक मेजर कर लेंगे कि सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल किया। सपोज दैट सॉल्वेंट 10 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है। अब हम देखेंगे ये जो ब्लैक कंपोनेंट है इसने कितना ट्रेवल किया। सपोज जो है ये ब्लैक कंपोनेंट ये 2 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है। रेड कंपोनेंट को ये एक पॉइंट उसके ऊपर लगाकर इसको हम बेस लाइन से मेजर कर रहे हैं। सपोज ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है। ब्लू जो है ये कितना ट्रेवल कर रहा है, लाइक दैट ये 6 सेंटीमीटर ट्रेवल कर रहा है। कहां से जी, बेस लाइन से या ओरिजिनल स्पॉट से। अब हमने हर एक कंपोनेंट की RF वैल्यू निकालनी है, A B C ब्लैक, रेड, ब्लू, एनीवन कोई भी है, XYZ भी हम उसको बोल सकते हैं। तो RF वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कंपोनेंट फ्रॉम बेसलाइन या ओरिजिनल स्पॉट ओवर distance traveled by solvent from original spot या baseline। फॉर एग्जाम्पल हम RF वैल्यू निकालना चाहते हैं किसकी,
ब्लैक की, तो ब्लैक ने कितना ट्रेवल किया है 2 सेंटीमीटर, सॉल्वेंट ने कितना ट्रेवल किया 10 सेंटीमीटर, तो 2/10 0.2 सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज आरएफ वैल्यू, आरएफ वैल्यू क्या है एंड राइट इट्स यूनिट। आरएफ वैल्यू दैट इज रिटार्डेशन फैक्टर, इसका फार्मूला पुट करें। इट हैज नो यूनिट, व्हाई, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज, ऊपर भी सेंटीमीटर है और नीचे भी सेंटीमीटर है। इस तरीके से आप आरएफ वैल्यू निकाल सकते हैं, रेड की आरएफ वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप आरएफ वैल्यू ब्लैक की निकाल सकते हैं। और याद रहे कि आरएफ वैल्यू जो है इनका जो सम होगा ये कभी भी ग्रेटर देन जो है ऑलवेज लेस देन 1, ये 1 से जो है वो हमेशा ही कम होगा, ये कभी भी 1 से जो है वो ग्रेटर नहीं होगा या इक्वल नहीं होगा। उसकी रीजन क्या है कि जब कंपोनेंट भी इतना ट्रैवल कर गया जितना सॉल्वेंट ने ट्रैवल किया है, तो 10/10 तो आंसर तो 1 आ जाएगा। इट मीन उसकी अफिनिटी जो है वो मोबाइल फेज की तरफ तो बिल्कुल है ही नहीं। इसके अलावा जो है कुछ ना कुछ अट्रैक्शन उसकी जरूर होगी स्टेशनरी फेज की तरफ, जिसकी वजह से उसकी जो ट्रैवलिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इसके अलावा भी मल्टीपल फैक्टर जो है, एटमॉस्फेरिक जो है, एटमॉस्फेयर जो है वो भी इसके ऊपर इफेक्ट करता है, ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो भी इसके ऊपर पड़ता है। इस वजह से आरएफ ऑलवेज लेस देन 1। आरएफ वैल्यू क्या है, इसके यूनिट क्या है, क्रोमेटोग्राम क्या होता है, ऑपरेटर्स, और यहाँ हमने इसकी वर्किंग को जो है वो डिस्कस किया। एट द एंड जो है वो इनकी एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी that is used for qualitative and quantitative analysis, qualitative and quantitative analysis दोनों के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा कंपाउंड्स की प्यूरिफिकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, आइसोलेशन के लिए यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर जो है केमिस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक बेसिक टेक्निक है जिससे हम जो है पता चला सकते हैं किसी भी कंपोनेंट का, आया कि वो कंपोनेंट क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि ये टॉपिक जो है क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दूसरी इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो है नीचे से कितनी जगह छोड़नी है, 2.5 सेंटीमीटर, कितना पेपर डिप होना चाहिए, 5 to 6 मिलीमीटर, एमसीक्यू वगैरह के लिए, क्रोमेटोग्राम क्या है, आरएफ क्या है, उसका यूनिट क्या होता है, कोई यूनिट नहीं होता। आरएफ जो है इसका फार्मूला याद होना चाहिए, आरएफ की वैल्यू हमेशा जो है वो 1 से कम होती है। आरएफ वैल्यू को हम किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।